दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र पे 61 क्वेश्चंस का एक वीडियो डाला है। उसमें जो वॉच ड्यूरेशन है ना बहुत कम आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये नहीं है कि आपको ढेर सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाए, 500-1000 क्वेश्चन और हर एक टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, आप याद भी नहीं कर पाओगे। एक यहाँ पे टोटल 15 टॉपिक हैं और अभी समय कितना बचा है, 1 सप्ताह का केवल। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, उसी पे आपको फॉलो करना है। क्या आप दिमाग में अपने याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, मतलब उसको रिकॉल करना है ना एग्ज़ाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी 13 टॉपिक हैं आपके भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत, पीईटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें सभी से मैंने क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है, बहुत ही फेमस है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यागार है, मतलब जहाँ पे अनाज को रखा जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो जो लोहा है ना वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। थोड़ा अजीब लगता है और याद रखना है आपको, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा मतलब समझ रहे हो ना, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और जिंक से, Cu+Zn। तीसरा क्वेश्चन है, सोरतगुई किस देश में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है? तो सोरतगुई अफगानिस्तान में स्थित है। तीसरा इसका है ना सही है। चौथा क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रोपड़ है ना ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे वो थे इंद्र। और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं ना वो लिखी गई हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है छठवां, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। सा से संगीत और सा से सामवेद, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है। अथर्ववेद में जादू टोना से रिलेटेड है। और ऋग्वेद में ऋचाएँ दी गई हैं, मतलब जो अलग अलग देवता है ना, इंद्र वरुण, इनके लिए स्तुति की गई है। तो ये समझ लो श्लोक लिखे गए हैं। सातवां है, सुप्रसिद्ध यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। सी आपका सही है। और जो छांदोग्य उपनिषद दिया गया है इसमें भगवान विष्णु का जिक्र है और इनके बारे में बताया गया है। और जो मुंडोक उपनिषद है, जो सत्यमेव जयते है, वो इसी से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये भी आपको आना चाहिए। आठवां क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अन्न क्या था? तो थोड़ा सा ये भी अजीब लगेगा। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ को यूज किया गया था। उस समय उसको यौ बोला जाता था, चावल गेहूँ नहीं था। मतलब पहला अन्न यूज तो किया जाता था लेकिन पहला बोल रहा है ना यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? मतलब जो सिंधुकालीन सभ्यता थी ना, उसमें मेन वो किससे रन होती थी ना, मतलब अर्थव्यवस्था किस पे बेस्ड थी? तो वो था व्यापार। जो इसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता है वो पशुपालन पे बेस्ड थी मेनली। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं, किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेद त्रयी कहा गया है, अथर्ववेद को आप हटा दो, बाकी जो बचेंगे उनको वेद त्रयी कहा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीसरे नंबर पे दिया गया इनको वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3,
वेदों का ग्रुप, उनके लिए एक शब्द यूज किया गया है वेद त्रयी। 11वां नंबर है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका जिक्र है, मतलब लिखा हुआ है ये 3रे मंडल में। अगला है किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो पहले मैं बताता हूँ कि सभा और समिति था क्या। जैसे सभा देखने में लगता है कि आम लोगों की सभा, लेकिन सभा है ना उच्च कुलीन वर्ग जो था उसकी ग्रुप था, और जो समिति थी वो आम लोगों का समूह था। तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जन सामान्य की भाषा थी पाली, तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। और यही यदि बोला जाए कि जो जैन धर्म है ना उससे रिलेटेड महावीर जो स्वामी हैं उनके उपदेश किस भाषा में? तो वो थे प्राकृत भाषा में। तो पाली, प्राकृत, पापा, ऐसे याद रखना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और अभी ऐसे याद रख सकते हो कि श्रावस्ती में ना जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। सारनाथ जो यहाँ पे लिखा है 4थे नंबर में, यहाँ पे पहला उपदेश दिया था। और जो वर्षा प्रवास करते थे महात्मा बुद्ध, बरसात के दिनों में रुकते थे, वो वैशाली में करते थे। 15वां है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ गया था? तो सभी बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं यहाँ पे सब डिटेल में नहीं बताऊँगा, इतना टाइम नहीं है। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने सभी टॉपिक पे वीडियो बनाया है और क्वेश्चन वहीं से आएगा। बहुत सारा डिटेल में इसमें मैंने कराया है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है ना वो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में पड़ता है, और ये कनिष्क ने आयोजन इसका कराया था। पहली जो बौद्ध संगीत है वो राजगृह में हुई थी। 16 नंबर कैवल्य शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य शब्द है ना वो जैन धर्म से संबंधित है। ये भी पूछ लेता है कि ये शब्द किस धर्म से संबंधित है। अगला है बौद्ध धर्म में साण का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जो इनका गृह त्याग, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद प्रथम उपदेश, उसके बाद मृत्यु, इस सब से रिलेटेड जो चिन्ह है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो साण है ना वो उनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ग्रान 18 नंबर क्वेश्चन अगला दिया गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपको टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें थे महावीर स्वामी। तो जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, ये लिखा गया है डी नंबर में। ऋषभ देव पहले थे और अरिष्ट नेमि थे 22वें, अजीत नाथ थे दूसरे। तो शुरुआत के 3 और लास्ट के 3 मतलब आपको याद रखने 1, 2, 3 और 22, 23, 24। 19 नंबर है क्वेश्चन वर्धमान महावीर स्वामी की बात हो रही है। इन्हें कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। इसका सही ऑप्शन है वो सही है सी। 20वां क्वेश्चन नंबर है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम नाम आएगा ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैन साहित्य की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लाहुरा देव से, लेकिन गेहूं और चावल दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। तो ये आपको याद रखना, कृषि लाहुरा देव और मेहरगढ़ से मिले हैं गेहूं और चावल की खेती के साक्ष्य। अगला है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो जो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके पुत्र थे बिंदुसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार से नहीं सब आपको कंफ्यूज होना है, बहुत लोगों को रहता है कंफ्यूजन। बिंबिसार वो हर्यक वंश के थे और वो वंश इनसे पहले आया था, मौर्य वंश से पहले हर्यक वंश था। जो यहाँ पे लिखे हैं ना अजातशत्रु और उदयन, वो हर्यक वंश से संबंधित थे और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। लेकिन
अब आपके सिलेबस में ना अर्रैक वंश है नहीं, जो वंश दिया गया वही पढ़ना है। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व BC में, 261 याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो जो अर्थशास्त्र है इसको लिखा है कौटिल्य ने। उनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और चाणक्य भी बोला जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ये अर्थशास्त्र जो है ना वो राजनीति पे लिखी पुस्तक है। किस शासक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नाम था, उपनाम बोल सकते हो। अगला है, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रॉक एडिक्ट 13वां अभिलेख है यहाँ पे। इसकी बात मतलब रॉक एडिक्ट इंग्लिश में लिखा है। अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगास्थनीज, इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जब भारत पे आक्रमण किया था उसने सिकंदर ने, तो उसने पोरस को हराया था, राजा पोरस को, लेकिन उसने फिर आगे अटैक नहीं किया, वो वापस लौट गया था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को उसके बाद हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, ये पाकिस्तान में है इस समय, पाकिस्तान में पढ़ता है, वैसे तो इसके अवशेष बचे हैं। तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और जो ये चाणक्य थे वो यहीं पे शिक्षक थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक था वृहद्रथ, ये याद रखना है। अंतिम शासक और संस्थापक सभी जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उनके सभी वंश के याद रहने चाहिए। अगला है 30वां क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम किसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज था, इसने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। 31 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो तक्षशिला का तो पता नहीं है और ना ही आता है, विक्रमशिला और नालंदा इसका याद रखना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था धर्मपाल ने, ये पाल वंश से था, ये बंगाल पे बेस्ड था। और जो कुमार गुप्त यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है, इसने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला है, हरिसेन किसका राजकवि था? तो जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। D नंबर ऑप्शन सही है। और जो ये हरिसेन था ना, जो 13वां रॉक एडिक्ट है वो इसी ने लिखा था। ये आपको अगली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल में स्थापित किया गया था? तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, दिल्ली में पड़ता है, तो ये गुप्त काल में बनाया गया था इसको। और ये इससे पता चलता है कि उस समय जो हमारी मेटलर्जी थी वो काफ़ी एडवांस्ड थी, कि वो इतना पुराना है। समझ लो कि जो गुप्त वंश है वो 360-350 AD के आसपास शुरू हुआ था। तो इतना पुराना है, समझ लो आप 1750 साल पुराना है लगभग, और उसमें जंग अभी तक नहीं लगी है। 34 नंबर है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुप्यक कहा जाता था। B ऑप्शन इसका सही है। इस नाम से भी आ जाता है। और मैंने यहाँ पे फर्जी क्वेश्चन रखे नहीं हैं, 100 क्वेश्चन छांटने थे, काफ़ी ये मेहनत टास्क है, आप ये समझ लीजिए। 35 नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वो हरिसेन ने बनवाया था। अभी मैंने बोला कि 13वां रॉक एडिक्ट अशोक ने बनवाया था, और वो हरिसेन ने नहीं, उससे संबंध नहीं है। हरिसेन का संबंध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। 36वां है, प्रसिद्ध कवि चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त सेकेंड। ये गुप्त वंश भी चल रहा है यहाँ पे, गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है।
सती प्रथा का, कि इस सती प्रथा पुराने समय में भी प्रचलित थी, याद रखना है आपको। यह एरन अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। 38 है, हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो हर्षवर्धन है, हर्ष आपके सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन रखे हैं हमने। तो हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश आ जाए तो वर्धन लगा इनके नाम में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इनके बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश था, उसकी जो राजधानी पहले थी थानेश्वर अभी हरियाणा में जगह पड़ती है। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, और कन्नौज को उस समय प्राचीन समय में महोदय कहा जाता था। 39 क्वेश्चन नंबर है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? पिलग्रिम ऑफ क्या बोलेंगे, प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स, तो ये वेन्सांग को कहा जाता है। सी आपका ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, सी। अगला क्वेश्चन है 40, किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे, और ये हमको इसका पता चलता है एहोल अभिलेख से। बस इतना याद रखना है कि किस अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, वो है एहोल अभिलेख। दिव्य कीर्ति, ऐसा इसका भी आप याद रख सकते हैं कि एहोल अभिलेख को किसने लिखा है, वो है दिव्य कीर्ति। अगला है 41 क्वेश्चन नंबर, हर्षवर्धन के समय में चाट भाट क्या होते थे? तो चाट भाट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पुलिस कर्मी होते थे। अभी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कांस्टेबल। 42 क्वेश्चन नंबर है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज को महोदया नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन इसका सही है। 43 क्वेश्चन नंबर है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, काफ़ी फेमस जगह है ये। तो इसको चंदेल राजपूत राजाओं ने यहाँ के मंदिरों को बनवाया है। 44 क्वेश्चन नंबर है, मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो मिहिर भोज है ना, ये परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं। अगला है 45 नंबर, फोक्यू पुस्तक का लेखक कौन था? तो फोक्यू, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। फो में फा आ रहा है ना, तो फाइयान में फा आ रहा है, तो फाइयान इसका लेखक है। और शुरुआत के जो 3 लिखे हैं ना, वेन्सांग, त्सिंग और फाइयान, ये चाइनीज यात्री थे, और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो वेन्सांग की पुस्तक आपको याद रखनी है, ये है CU की, और इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। ये 3 पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन इन पे बन ही जाता है कभी कभी, मतलब ज़्यादातर केस में। 46 क्वेश्चन नंबर है, अलाउद्दीन किस शासक के सेनापति थे? इनके बारे में तो सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने। तो ये चंदेल शासक परमारदिदेव के सेनापति थे, और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई में लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला 47 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन पता नहीं कितना फेवरेट है, कितने बार पूछा गया है। तो ये दंतिदुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। 48 क्वेश्चन नंबर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो पड़ता है माउंट आबू राजस्थान में, और इसको विमल शाह ने बनवाया था। और जो विमल शाह वो भीम सेकंड के सेनापति थे, आप ऐसे बोल सकते हो। 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है। तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 50 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने, और इसी को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो जो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा वो फारसी थी। डी ऑप्शन इसका सही है।
52 है, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई। बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते समय। इसके बारे में एक बात और बताता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। और हाँ, इसको कुरान खां की उपाधि भी मिली हुई थी। इसको कुरान पढ़ने का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन है 53, फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत किसने की थी। तो वैसे तो नौरोज़ यहूदियों का त्यौहार है, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया था फारसियों ने अपने यहाँ। बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। ए ऑप्शन 53 का सही है। 54 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला शासक कौन था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का रहा है, तो वो था खिलजी वंश। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। ये तूतीय हिंद नाम से भी आ जाता है। तो ये थे अमीर खुसरो, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। 56 क्वेश्चन नंबर है, किस शासक ने सर्वप्रथम बाजार विनियमन प्रणाली शुरू की थी। बाजार में मतलब जो प्राइसेस हैं किसी भी चीज़ के वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। डी नंबर इसका सही है। अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो बहुत ही बर्बर आदमी था, लेकिन इसके कुछ क्वालिटीज़ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। 58 नंबर है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अभी मैंने बताया मोरक्को से आया था। इसकी पुस्तक है रेला, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। एक बात और मैं बताता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था जौना खां, और जौना खां इसी के नाम पे जौनपुर शहर बसाया था। और किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, वो इसका भाई था। ये जो फिरोज शाह तुगलक इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है, फिरोज शाह तुगलक आगे भी आएगा एक क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया। आपको दिल्ली सल्तनत के सभी वंश सीरियल वाइज पता होने चाहिए। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, उसको इलबारी तुर्क वंश भी बोला जाता है, क्योंकि ये तुर्क थे। इलबारी तुर्क, ये समझ लो इनकी क्लैन का नाम था, प्रजाति। एक्चुअल में ये आदिवासी टाइप के थे और लड़ाके भी थे। दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो ये 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 60 क्वेश्चन नंबर है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इसमें जो सिकंदर लोधी लिखा है ना, आगरा शहर इसी ने बसाया था। और जो इब्राहिम लोधी लिखा है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसी को हराया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। तो जो सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो उसमें स्थापत्य कला में बहुत वृद्धि हुई और कई सारी इमारतें बनी जो अभी भी हैं। 62 क्वेश्चन नंबर है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो सूफी संत है ना, ये चिश्ती निजाम, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये तो उनकी उपाधियाँ हैं, लेकिन उनके आदेशों को सिलसिला कहा जाता था। सी नंबर सही है। 63 क्वेश्चन नंबर है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये दरगाह इनकी स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर ने, वो इनका अनुयायी था शेख सलीम चिश्ती का। तो इनका जो सलीम नाम है, इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, और वो आगे चल के जहांगीर नाम से फेमस हुए। तो अकबर के बाद जहांगीर ने शासन किया ना, तो उनका बचपन का नाम सलीम था। अगला है 64, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनाया था। औरंगजेब का ये पुत्र था, तो इसने अपनी मदर के लिए बनवाया था। तो यदि आजम शाह ना दिया हो ऑप्शन में, तो बीबी का वो औरंगजेब का नाम आप लिख सकते हैं। ये औरंगाबाद बिहार में है, और इसको ताजमहल की बद्दी नकल भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 65 है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब चित्रकार की बात आ गई तो चित्रकला सबसे ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में फेमस थी, तो ये उस्ताद मंसूर इन्हीं के शासनकाल में चित्रकार फेमस थे। 66 है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे। जितने यहाँ पे मैंने रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी की याद नहीं रखे हैं। तो मिर्जा गियास, सी नंबर है ना लिखा है, मिर्जा गियास। ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और जो गुम्बद पद्धति है वो इसी से स्टार्ट हुई थी। और पहला मकबरा जहाँ पे बगीचा भी है, साथ में गार्डन है, वो यही है हुमायूं का मकबरा। तो इसका जो वास्तुकार थे वो डिजाइन तैयार किया था मिर्जा गियास ने। और ये जो ए नंबर में लिखा है अहमद लाहौरी, ये ताजमहल के वास्तुकार थे, अहमद लाहौरी, इनका नाम भी याद रखना है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अनुवाद से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो बदायूनी ने रामायण का किया था। और महाभारत का भी अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। और महाभारत का रज्मनामा जो फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। रामायण का याद रखने की जरूरत नहीं है। 68 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में भी है और आगरा के लाल किले में भी है। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी और आगरा के लाल किले में शाहजहां ने बनवाई थी। इसका ऑप्शन सही है ए। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और इसने मोहम्मद शाह, ये मुगल शासक था, उसके टाइम पे आक्रमण किया भारत में। और मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। और भारत से तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था वो नादिर शाह ले गया। और नादिर शाह ईरान का शासक था, आधुनिक ईरान की बात कर रहे हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास जी को सबको जानता है, ये अकबर के टाइम में थे, मतलब उसी के टाइम पीरियड के थे जिस टाइम पीरियड के अकबर है। 71 है, निम्न में से कौन दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। तो इनमें से इसको अपनाया था राजा बीरबल ने और इनमें से किसी ने बाकी ने अपनाया नहीं था। तो राजा बीरबल, जो बीरबल था ना, अकबर बीरबल की कहानियाँ, वही है ये बीरबल। तानसेन का मूल नाम क्या था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनका नाम था रामतनु पांडे, सी ऑप्शन इनका सही है। 73 जप्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था। तो जप्ती प्रणाली है ना, इसके अंतर्गत 1/3 हिस्सा देना होता था कर के रूप में। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति, अब आपके उसमें मराठा भी है, तो अब मुगल काल के बाद आया मराठा। तो छत्रपति का जो टाइटल है ना वो शिवाजी ने धारण किया था 1664 में। तो हम यहाँ पे चारों डेट में बता देता हूँ। 1627 में इनका जन्म हुआ था, 1664 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, और औरंगजेब ने भेजा था राजा मान सिंह को पुरंदर की संधि करने के लिए। और 1680 में छत्रपति शिवाजी की डेथ हो गई थी। 75 क्वेश्चन नंबर है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल कौन करता था। तो ये इस तरह क्वेश्चन भी बनने का बहुत ट्रेंड है। तो जो ग्राम प्रशासन की देखभाल करते थे उनको पाटिल बोला जाता था। तो प्रधान से पाटिल, ये ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रशासन, पाटिल। 76 क्वेश्चन नंबर है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका ये भी याद रखना है कि 1782 से 75 से 82 के बीच में हुआ था और ये सलबाई की संधि से समाप्त हुआ था। मराठों का मैकियावेली किसको कहा जाता है। तो नाना फड़नवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। जो रामदास यहाँ पे दिए हुए हैं वो आध्यात्मिक गुरु थे किसके, छत्रपति शिवाजी महाराज के। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक गुरु कौन थे शिवाजी महाराज के। तो वो थे कोंडदेव। और क्वेश्चन सी नंबर सही है इसका 78 का। और ये पूछा जाता है कि कौन इनमें से शिवाजी के समकालीन थे। तो तुकाराम, ये संत थे, इनका भी नाम आता है, ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि कौन इनके समकालीन थे। तो तुकाराम थे उनके समकालीन। आगे क्वेश्चन है 79, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत।
80 क्वेश्चन नंबर है, पानीपत के तृतीय युद्ध में, तृतीय युद्ध की बात हो रहा है तो ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगानी सेना के बीच। अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली, इसने नेतृत्व किया था अफगान सेना का। 1761 में हुआ था ये, सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में। 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में, लेकिन अकबर तो उस समय बच्चा था, तो उस समय मेन कमान थी बैरम खां के पास में। तो अब 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था बालाजी बाजीराव ने। इस पे एक मूवी भी आई थी पानीपत, जिसपे इसका रोल किया था अर्जुन कपूर ने। 81 क्वेश्चन नंबर है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। जबकि जो प्लासी की लड़ाई थी, तो बक्सर की लड़ाई हुई कब थी? 1764, ये आपको याद रखना है 1764। तो बक्सर की लड़ाई त्रिगुट में कौन शामिल था? मीर कासिम और शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम सेकेंड, वो था मुगल बादशाह उस समय। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी भारत में। 82 क्वेश्चन नंबर है, भारत के साथ व्यापार संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और इन्होंने स्थापित किए थे व्यापारिक संबंध। जो वास्को डी गामा था ना, 1498 में आया था, कालीकट में उतरा था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था भारत। वहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। 83 क्वेश्चन नंबर है, किस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों का भारत में प्रभुत्व खत्म हो गया? खत्म होने की बात हो रही है कि मतलब अब वो राजनीति रूप से नहीं केवल बस बचे थे यहाँ पे व्यापार कर सकते थे, तो वो वांडीवास का युद्ध था। तो ये आप याद रखते हैं, वास लिखा है ना वांडीवास, तो यहाँ से वांडीवास वास हो गया, इनका खत्म हो गए। 84 क्वेश्चन नंबर है, भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था? तो ये इसका ऑप्शन सही है बी, हेक्टर जहाज। और यदि हेक्टर ना दिया हो तो ये ना रेड ड्रैगन फ्लीट थी। यदि ये दिया हो रेड ड्रैगन, मतलब जो जहाज थे वो एक तो चलता नहीं, तो कई जहाज एक साथ चलते थे, तो रेड ड्रैगन फ्लीट का हिस्सा था हेक्टर। जो कैप्टन हॉकिंस था ना, इसी जहाज से आया था सबसे पहले। 85 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, दादा भाई नौरोजी। सी नंबर इसका सही है। इनके बारे में 2-3 बातें बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, या इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसी नाम तरह से क्वेश्चन बन चुका है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ब्रिटिश संसद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, उसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यदि आए, किसने दिया? वो दिया था इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? वो थे यही दादा भाई नौरोजी। 86 क्वेश्चन नंबर है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो क्रांति है उस पर बेस्ड पुस्तक है, और वो लिखी थी वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। और जो एक मित्र मेला या अभिनव भारत संगठन है वो इन्होंने ही बनाया था। एस.एन. सेन जो लिखा है ना, वो ऑफिशियल इतिहासकार थे किसके? 1857 की क्रांति के। अगला क्वेश्चन नंबर है 87, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का था उसके प्रतीक क्या थे? तो उसके प्रतीक थे कमल और रोटी। कौन है? ए नंबर, कमल और रोटी उसके प्रतीक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन नंबर है, 1857 के विद्रोह में किसने फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो आपको 1857 की क्रांति के समय सभी किसने नेतृत्व किया, कहाँ से, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है फैजाबाद ना, तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था
मौलवी अहमदुल्ला ने, और बाकी भी मैं आपको बताता हूँ। जो लियाकत अली है ना, इन्होंने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। और यदि बोल दिया जाए कि किसको आम जन के नेता कौन थे, जिसको मतलब ये शासक नहीं थे ये आम आदमी थे, उनको नेता बना दिया था, तो वो यही थे लियाकत अली। अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व किया था फतेहपुर से, और कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। और ये जगदीशपुर है ना, वो बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट है भी, वहाँ पे पड़ता है। जगदीशपुर रायबरेली के आगे वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जगदीशपुर है। 89 क्वेश्चन नंबर है, 1857 विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताओ। मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ। तो सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था, यहीं पे मंगल पांडे को फांसी हुई थी। उसके बाद फिर कहाँ, दिल्ली मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया, तो बैरकपुर चौथा है, और उसके बाद मेरठ दूसरा, चौथा दूसरा आप देख लो, चौथा दूसरा किसमें, इसमें है। उसके बाद ये लोग दिल्ली गए थे और अपना किसको शासक घोषित किया था, बहादुर शाह जफर को। लेकिन वो तो बूढ़े थे, तो उन्होंने बख्त खां को अपना सेनापति बनाया था। और उसके बाद दिल्ली से भी रास्ते में आते हुए झांसी में तो काफ़ी बात पूछे थे ये लोग। 90 क्वेश्चन नंबर है, तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे ये सहायक थे किसके, नाना साहब के। तो नाना साहब के सहायक थे, उनकी सहायता मतलब की थी इन्होंने। इनको फांसी दी गई थी ग्वालियर में, और इनके एक मित्र ने इनको धोखा दे दिया था, उसकी वजह से इनको ढूंढ लिया, वरना अंग्रेज इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे, ये भेष बदलने में माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किसने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछते हैं, किसने किसको जन्म दिया शुरुआत किया, मतलब ये समझ लो। तो सबसे पहले भारत में सिविल जो सर्विसेज है ना, उसका शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक वो रिपन को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ना, स्थायी बंदोबस्त इसी को बोला जाता है, और ये भी कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। सी ऑप्शन इसका सही है। 94 क्वेश्चन नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो ये ईयर था 1793, याद रखना। सी क्वेश्चन सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह काफ़ी फेमस है, और ये सिद्धू और कानू, डी ऑप्शन जो है ना, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह कहाँ पे केंद्रित था। तो जो मोपला विद्रोह है ना, वो 1921 में हुआ था, मालाबार तट। केरल की जगह मालाबार तट भी आ सकता है, तो केरल का तट को मालाबार तट कहा जाता है। ये मेनली मुस्लिम जो क्या बोलेंगे कृषक थे, उन्होंने किया था किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ किया था ये आंदोलन। उनका शोषण कर रहे थे ये, मतलब जमींदार लोग वहाँ के किसानों का, तो वहाँ पे मुस्लिम काफ़ी थे। 98 है, 1857 की क्रांति के बाद 1859-60 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो ये था इंडिगो रिवोल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नील विद्रोह, इसके पहले हुआ था, ये आपको याद रखना है। 99 क्वेश्चन नंबर है, जनजातीय लोगों के संबंध में। ये जो पार्ट है ना, ये वो है कि ब्रिटिश राज का आर्थिक सामाजिक प्रभाव। मैंने कोई फालतू क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्वेश्चन वही रखे हैं। छांटना ना क्वेश्चन बहुत ही मतलब एक मेहनत टास्क है। सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और आपके सिलेबस से क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने सबसे पहले, तो ये डी ऑप्शन सही है। इस्तमरारी अभी बताया ना, स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त का जो नियम है ना, वो इसी से संबंधित है। बोल जाए सूर्यास्त का नियम, वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। होता क्या था कि जो लास्ट डेट होती थी लगान जमा करने की, उस दिन के यदि शाम तक, सूर्यास्त तक यदि लगान नहीं दे पाए, तो लगान लेने के लिए जो जमींदार नियुक्त थे, मतलब इस एरिया में डिवाइड किए गए थे गांव कि ये यहाँ की जमींदारी ये है, तो उसकी जमींदारी चली जाती थी। तो बोल रहा है कि इसके अंतर्गत लगान का कितना भाग जमींदारों को मिलता था। तो जो लगान मिली, तो उसका 1/11 भाग मिलता था जमींदारों को, और 10/11 भाग है ना, वो अंग्रेज सरकार को मिलता था। या बोल दो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी। तो 10, इसका ऑप्शन सी नहीं सही है, इसका ऑप्शन सही है बी। जमींदारों की बात हो रही ना। तो ये हो गए आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप पेपर दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या मैटर दिया गया, बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये तो कहना बिल्कुल ही मूर्खता होगी
कि नहीं क्वेश्चन यहीं से छप जाएंगे, कोई क्वेश्चन की लिमिट तो है नहीं, लेकिन एक ओवरऑल आपका थिंकिंग मतलब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इससे कि कोई क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, इसी तरह के आएंगे और इससे भी आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।